नमस्कार। O2IAS एकेडमी के इस चैनल में मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम HCS मेंस के हिंदी के पेपर के लिए जो हमें विषय दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक विषय है निबंध। पिछले 3 सालों में कई तरह के निबंध पूछे गए हैं HCS मेंस के पेपर में, जिसका उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, उनमें से कुछ उदाहरण हैं: साहित्य और समाज, नारी और नौकरी, विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, और यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इस तरह के कुछ निबंध हैं जो पूछे जाते हैं। और भी कई सारे निबंध हैं, लगभग 18-19 निबंध हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम पेपर में निबंध कैसे लिखें और उसका जो प्रस्तुतिकरण रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, निबंध है क्या, ये सब चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले निबंध क्या है? निबंध जो है एक साहित्य की एक विधा है, जैसे कहानी, उपन्यास और संस्मरण, रेखा चित्र, इस तरह की विधाएं रहती हैं साहित्य की, हिंदी साहित्य की। उसी तरह की एक विधा है, महत्वपूर्ण विधा है, जिसे आप निबंध कहते हैं। तो निबंध का जो निबंध शब्द है उसका अर्थ ये है कि कई सारे विचार और व्यक्तित्व को आपस में जोड़ने के बाद एक गद्यात्मक विधा का निर्माण होता है, जिसमें लेखक के जो अपने विचार हैं वो भी झलकते हैं और उसका जो व्यक्तित्व है वो भी झलकता है। तो विचार और व्यक्तित्व के जो मेल से, उसके सूत्रात्मक तरीके से, मतलब एक सूत्र में बंधे हुए विचार जब हमारे सामने लेखक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। तो साहित्य में निबंध लेखन कहाँ पे स्थान रखता है? यानी साहित्य में जो निबंध लेखन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती या जिन्हें हम नहीं पहचानते। तो वो हमारी जो पहचान है वो निबंध के ही द्वारा होती है। यानी जब हम उससे जुड़े हुए निबंधों को पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे विचार, कई सारे तथ्य, कई सारी रिसर्च उन निबंधों में जुड़ी होती है, जो हमें जिनके द्वारा हमें उस विशेष क्षेत्र या विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो साहित्य में जो निबंध लेखन है वो हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, जो बहुत ही व्यापक हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, या कोई वस्तु है, या कोई घटना है, या कोई त्यौहार है, या आपका कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इन सब चीज़ों को जोड़कर हमें कई सारी जानकारियाँ निबंध के द्वारा देता है। तो आवश्यकताएं और महत्व, यानी निबंध का हमारे समाज में महत्व क्या है, वो कहाँ पे उसकी कैसी जगह है, और उसके द्वारा जो समाज में कैसा प्रभाव होता है, यानी कि किस तरह के विषय होते हैं, वर्तमान में कौन से विषय चल रहे हैं, कौन सा जो है जिसे आप कहते हैं करंट, एकदम ताज़ा जो विषय है वो कैसे हम निबंध में उसे किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें निबंध लेखन में पता चलती हैं। तो HCS मेंस के पेपर में आपको निबंध के 5 या 6 या 4 इस तरह से वो दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, जिनके ऊपर आपको किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है, और शब्द सीमा आपको बता दी जाएगी कि इतने शब्दों के बीच में आपने वो निबंध पूरा करना है। और विषय कुछ भी हो सकता है जो आज के समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। तत्कालीन समाज से ही जुड़ा हुआ विषय जो है हमेशा निबंध में पूछा जाता है। तो इसके साथ हिंदी में निबंध यानी विभिन्न विषयों का चयन, मतलब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम निबंध लिख सकते हैं। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कोई भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी समस्या, या राजनीति, या मनोरंजन, या फिर कोई खेल कूद, इस तरह के कई सारे विषय हो सकते हैं जिनके ऊपर निबंध पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो निबंधों का जो दायरा रहता है वो साहित्य के साथ भी जुड़ा रहता है कि और तत्कालीन समाज के साथ जुड़ा रहता है, और वो उसमें नयापन आता रहता है। जैसे हमारा समाज बदलता है वैसे ही उसमें नयापन आता रहता है। तो सटीक जानकारी का प्रयोग होता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल पर निबंध लिख रहे हैं, तो मोबाइल के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप
अगर मोबाइल के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समाज में आज मोबाइल का क्या स्थान है, या लोगों की ज़िंदगी के बीच में उसने अपना कैसा स्थान, कैसा वर्चस्व बनाया है। इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सटीक जानकारी, यानी जो भी आपके पास जानकारी है, आपके पास सटीक जानकारी होनी चाहिए। गलत तथ्यात्मक जानकारी के कारण जो है हमारे निबंध की जो, जिसे आप कहते हैं गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी जो है ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप गलत जानकारी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप श्योर हैं, मतलब आपको पता है कि ये तथ्य वाकई में ठीक हैं, तभी आप उन तथ्यों को अपने निबंध में प्रयोग करेंगे। शब्द सीमा की बात होती है, तो शब्द सीमा, आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अगर आपको 500 शब्दों का निबंध कहा गया है तो आपको अपने निबंध को 500 शब्दों में ही समेटना है। ज़्यादा 5-10 शब्दों का जो हेर फेर है वो चलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप 100-200 शब्द ज़्यादा या कम कर देंगे तो इससे आपके प्रस्तुतिकरण में फ़र्क पड़ेगा। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। इसके बाद निबंध के अंगों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निबंध जो है विचारों का एक क्रमबद्ध गद्यात्मक विधा के रूप में हम जानते हैं निबंध को। अपने विचारों को सूत्रबद्ध तरीके से जब एक लेखक प्रस्तुत करता है तो वो निबंध बन जाता है। तो इसके 3 भाग हैं: प्रस्तावना, विषय का विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना यानी जब हम शुरू में किसी भी विषय के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो हमें उसकी पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा परिचित होना चाहिए। और आपके HCS मेंस के पेपर में भी जब आप इसे लिखेंगे तो आपको जिस विषय को आप उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ उसका बैकग्राउंड, उसका पृष्ठभूमि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समाज में वो जो विषय आप ले रहे हैं उसका समाज में क्या योगदान है, कहाँ पर उसका स्थान है। मान लीजिए जैसे कि मैं मोबाइल की बात कर रही थी, अगर आप मोबाइल पर ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल का जो है हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार मोबाइल ने हमारे जीवन को बदला है, उसके आने से पहले क्या था और आज कैसा जीवन लोगों का है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद विषय के विस्तार की बात होगी। विषय का विस्तार यानी कि आगे जितने भी विचार रहेंगे, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो मोबाइल के बारे में जितना भी आप जानकारी आपके पास है, मोबाइल की वजह से समाज में जो भी बदलाव आप देख रहे हैं उसके कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, उन प्रभावों के बारे में और उसके द्वारा जो समाज में बदलाव हैं, मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको जो बदलाव हैं, ठीक अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, उसका वर्णन, क्या है फ़ोन, क्या है मोबाइल, क्या करता है ये, किस वजह से ये समाज में इतना ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है, कैसे बन गया है, किस तरह की प्रक्रिया रही, पहले कैसा आता था, अब कैसे आता है। तो ये सारा का सारा वर्णन आप इस पर करेंगे। उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार यानी कि आपका जो निबंध है अब वो समाप्ति की ओर है, तो आपको अपने विचारों को वहीं पर विराम देकर उसका सार, निबंध का एक छोटा सा सार बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपने किसी समस्या का जिक्र किया है अपने निबंध में, कोई समस्या वाली बात है कि मान लीजिए कि समाज में कोई अपराध है, अगर आप अपराधों की बात कर रहे हैं निबंध में, तो आप उस समस्या का कुछ समाधान भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये बताते हैं कि स्त्रियों के साथ जो अपराध हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो आप इसका निवारण समाधान दे सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ समाज में कोई कानून हो या इस तरह के कोई लोगों के बीच ऐसी कोई जागरूकता फैलाई जाए तो उन अपराधों को कम किया जा सकता। तो ऐसे आपके खुद के कुछ समस्याओं के निवारण आप उपसंहार में दे सकते हैं। तो प्रस्तावना किस प्रकार की रहेगी निबंध के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपका जो पेपर HCS मेंस का जो पेपर है, जब आप उस पर लिखना शुरू करेंगे, जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे, तभी आपका जो परीक्षक है वो जान जाएगा कि इसकी जानकारी कहाँ तक सीमित है। तो आपको एक अच्छी सी प्रस्तावना बनानी है, जैसे कि एक पैराग्राफ, अनुच्छेद की आपको एक भूमिका तैयार करनी है। आप लिखेंगे भूमिका, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे अपना
निबंध लिखना शुरू करेंगे, किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उसका जो समाज में संबंध है वो कैसा समाज के साथ उसका संबंध रहा है या आज के समय में समाज में उसकी कितनी उसका कितना महत्व है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को आप उसकी प्रस्तावना में बताएंगे। उसके बाद उस विषय के महत्व का भी उल्लेख करेंगे, यानी कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो आप देखिए सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, सारा काम आजकल लगभग कंप्यूटर्स पे हो रहा है। हालांकि उसको चलाने वाला एक इंसान है, लेकिन फिर भी काम बहुत हद तक कंप्यूटर ने आदमी का जो काम है वो कम किया है। तो इस तरीके से आप उसके बारे में एक प्रस्तावना लिखेंगे कि उससे पहले का जीवन कितना मुश्किल हुआ करता था और आज के जीवन में कंप्यूटर्स के होने से किस प्रकार जो है बदलाव आया है, उसकी एक भूमिका आप तैयार करेंगे। इसके बाद विषय के विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। विषय का विस्तार यानी कि अपने सारे विचार, अच्छे बुरे विचार इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आपका सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, तथ्य, जो भी आपके पास संबंधित विषय के साथ, टॉपिक के साथ जुड़ी हुई चीज़ें आपके पास हैं, जो आपने पढ़ी हैं, कहीं कहीं देखी हैं, कुछ आपके अनुभव हैं, वो सब आप इसमें डालेंगे। उसकी जानकारी को आप विषय के विस्तार में लिखेंगे। ये सबसे बड़ा भाग होता है निबंध का, क्योंकि सिर्फ एक अनुच्छेद आपका पृष्ठभूमि का रहेगा, एक अनुच्छेद आपका उपसंहार का रहेगा, बाकी सारा का सारा आपका विषय का विस्तार रहेगा। जो भी आप जानकारी देंगे इसके विषय के बारे में वो सटीक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी आपका एक नकारात्मक प्रभाव बनाएगी। उससे क्या होगा कि आप इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अंदाज़ा लगाकर नहीं बोल सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विषय के बारे में आपको पूरा का पूरा विवरण देना है, जिस विषय के बारे में आप निबंध लिखना चाहते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर पर लिखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के हर एक भाग के बारे में आप बताएंगे, कंप्यूटर काम कैसे करता है ये बताएंगे, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र तक इसकी पहुँच हुई है वो बताएंगे, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आप बताएंगे। उसके बाद आप इसको एक सूत्रात्मक तरीके से आप बताते चलेंगे। एक आरंभ में जो आप देते हैं पृष्ठभूमि बताएंगे, फिर उसके बाद आप इसको अपने विचारों को जो है विस्तृत रूप से आगे प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे आप। तो अंतिम जो इसका पड़ाव होता है वो उपसंहार होता है। उपसंहार यानी कि अब आपका जो विषय है, आपके विचार बहुत सारे आपने प्रस्तुत कर दिए हैं, बहुत चीज़ें आपने बता दी हैं, तथ्य आपने प्रस्तुत कर दिए, जानकारी आपने दे दी कि किस तरह से अगर कोई प्रक्रिया है किसी चीज़ की तो आपने वो प्रक्रिया बता दी, कोई सूत्र इसमें बंधी हुई चीज़ें हैं कि सुबह ऐसे शाम को ऐसे, मतलब एक लय के साथ, एक सूत्र के साथ अगर कोई चीज़ चल रही है वो आपने बता दी। उसके बाद आपका निबंध का जो छोटा सा सार बचता है और कोई आपके जो विचार हैं उनको अंत की ओर ले जाने का समय आपका आ जाता है। तो उपसंहार में आप छोटा सा एक निबंध का सार देंगे, जिसे आप निष्कर्ष के रूप में देंगे, निष्कर्ष लिखेंगे आप नीचे। उसके बाद आपके जो विचार हैं वहाँ समाप्त हो जाएंगे और उसके बारे में आप छोटा सा जो आपने पहले लिखा है, जो आपने विस्तार से बताया है, वो आप बताएंगे कि अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो अगर आप कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर समाज का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है। इसके द्वारा बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो उन नकारात्मक प्रभावों को हमें कम करना चाहिए और सकारात्मक चीज़ों के तरफ हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक एंड उसका बना सकते हैं, समाप्त करने वाला वो बना के आप अंत में मतलब 5 से 6 पंक्तियों का आप निष्कर्ष दे सकते हैं, जो हम अंत में कहना चाहते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप उसका समाधान भी दे सकते हैं। अब निबंध की मैं आपके सामने गुणवत्ता, क्वालिटी की बात करूंगी। निबंध की क्वालिटी किस तरह से आप अच्छी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रस्तावना के साथ आप जब प्रस्तावना शुरू करेंगे तो आप वहाँ पे एक अच्छी सी भूमिका तैयार करेंगे। बीच बीच में आप किसी महान व्यक्ति के द्वारा अगर आपको कोई बात कही हुई याद आती है तो आप उसे कोट कर सकते हैं, कोई दोहा कोट कर सकते हैं। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे मुहावरों को यूज़ करते हैं, बोलते हैं, आप उन मुहावरों को कोट कर सकते हैं, कोई लोकोक्ति डाल सकते हैं,
जैसे कहीं की जो प्रचलित कोई बात होती है आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप ऐसी चीज़ें निबंध के अंदर डालेंगे तो आपके परीक्षक को लगेगा कि केवल उसे विवरण ही प्रस्तुत करना नहीं आता, बल्कि उसे और भी क्षेत्रों से कई सारी बातों का ज्ञान है जो वो अपने निबंध की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर प्रयोग कर रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें भी उसमें लिख सकते हैं। किसी साहित्यकार के द्वारा कही हुई बातें, हमें किसी महान व्यक्ति की बातें याद आती हैं कभी कभी कि उसने ऐसे कहा था, उसने, तो आप वो याद करके अपने निबंध के संदर्भ के साथ जोड़ के आप उसे बता सकते हैं। उसके बाद किसी कविता की पंक्तियाँ आप डाल सकते हैं। कोई कविता हो अगर, तो आप उसकी पंक्तियों को वहाँ पर कोट कर सकते हैं। लेकिन ये कोट करने की बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके द्वारा जो है आपके जो एक पैराग्राफ का, जो आप एक पैरा बनाते बनाते आप लिख रहे हैं, लगातार जो आपका लेखन है उसमें विराम आने की वजह से उसका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो आप उसको 2 अगर लाइनों में लिखते हैं या एक पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ पंक्तियां हैं उसे अच्छे से आप लिखने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो है निबंध है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जिसकी आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद वही है कि किसी महान व्यक्ति के विचार भी आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से एक निबंध जो है अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है, उसमें किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आती है। तो निबंध के प्रकार किस तरह के हैं? 3 प्रकार के निबंध हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो वर्णनात्मक निबंध यानी कि किसी कोई घटना जो आपने अपनी आँखों से देखी है उसका वर्णन, किसी जगह का वर्णन, किसी वस्तु का वर्णन। जैसे अगर आप घटना के बारे में बात करें तो आप किसी एक्सीडेंट का वर्णन अगर आपसे पूछ लिया जाए आंखों देखा, या किसी वस्तु का, किसी चीज़ जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है और हमारा कोई और चीज़ें हैं, गाड़ियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन किसी भी चीज़ के ऊपर वर्णन, किसी पशु के ऊपर वर्णन होता है कई बार, या किसी जगह का वर्णन होता है। मान लीजिए कहीं आप राजस्थान की किसी जगह के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो आप पहले अपने सफ़र का बताएंगे कि वहाँ पर उस जगह में ये इस तरह से रखा हुआ है, ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्णनात्मक निबंध में डालते हैं। त्योहारों के बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे त्योहार यानी कि कोई भी ऐसा त्यौहार जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हमारे घर पे होती हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे सुबह पूजा हुई, फिर दोपहर को आपने घर पे रंगोली बनाई, फिर आपने शाम को फिर दोबारा आपकी पूजा हुई। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से इसमें आप वर्णन करते जाते हैं। ये एक सूत्र में बंधा रहता है, मतलब कहीं पर भी इसमें सूत्र टूटता नहीं है। तो इसी तरह से आप वर्णनात्मक निबंध लिख सकते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, कोई घटना, कोई जगह, कोई चीज़, ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर निबंध आता है जिनके बारे में आपको तथ्य देने होते हैं और आपको अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, तो आप इस तरह के निबंध लिख सकते हैं। विचारात्मक निबंध की जब मैं बात करती हूँ तो विचारात्मक निबंध होते हैं जिसमें आपके मन के कुछ विचार होते हैं, चिंतन और मनन रहता है, मतलब आपके दिमाग की, बुद्धि की कुछ विशेषताएं वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका जो दिमाग है वो उसके बारे में कैसे विचारधारा रखता है, कैसी धारणाएं रखता है, इन सब चीज़ों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत हम रख सकते हैं। किसी सामाजिक समस्या के बारे में अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए महिलाओं के ऊपर होते हुए अपराधों के बारे में बात करते हैं, या फिर आप किसी दलित के ऊपर होते हुए शोषण की बात करते हैं, या फिर आप किसी राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं, तो इन सब में आपके मन के विचार ही प्रस्तुत होते हैं। तो इस तरह के विचारों पर हर इस विषय पर विचारों का जो आदान प्रदान रहता है, आप उन विचारों को अपने पेपर में, अपनी प्रस्तुतिकरण में देते हैं, बताते हैं, लिखते हैं। और किसी विषय के अच्छे बुरे पहलू के बारे में भी आप बता सकते हैं अपने विचारों के साथ। तो इसमें व्यक्तिगत विचार शामिल रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा व्यापक है। इसमें आप किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विषय के ऊपर निबंध लिख सकते हैं।
उसके बाद समस्याओं का निवारण भी इसके अंदर रहता है। जैसे अगर कोई समस्या है तो आप उन समस्या का निवारण करने के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ बात बता सकते हैं या कोई समाधान दे सकते हैं। इस तरह की जितने भी ये तत्व हैं ये सभी विचारात्मक निबंध के तत्व माने जाते हैं। भावात्मक निबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे मन के जो व्यक्तिगत मन के जो भाव हैं वही झलकते हैं। अपने विचारों की ही अभिव्यक्ति रहती है, लेकिन अपने लिए मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर हम इन निबंधों को लिखते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं एक्टर होता, यदि मैं किसी मेरे जीवन का कुछ अंश या मेरे जीवन की कोई बात या मेरी अपने बारे में कोई बात या इस तरह की आप निबंध जब देखते हैं जिसमें बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है तो वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। तो इन भावात्मक निबंधों की क्या खासियत होती है कि इसमें आप अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लेकिन साहित्य की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गीत लिखना शुरू कर देंगे, गाने लिखना शुरू कर देंगे। तो मन के भाव साहित्यिक लहजे में ही प्रस्तुत होंगे और अपने विचारों की जो एक अभिव्यक्ति है वो साहित्य की मर्यादा को जो है ध्यान में रखते हुए ही आप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन पर आधारित निबंधों की जब बात करते हैं तो उसमें अपने भीतर चल रही जो आपके अंदर आपके लिए आपके प्रति जो भाव हैं वो सभी भाव उसमें प्रस्तुत हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इस पर आप कोई निबंध लिखते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का चित्रण होगा जो व्यवस्थाएं हमारे भारतीय समाज के लिए अपूर्ण हैं, जिनमें अभी भी बहुत सारा सुधार करना बाकी है, तो शायद आप वो सुधार करना चाहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें कि मैं कोई कानून बदलना चाहता हूँ या मैं कुछ ऐसा कानून बनाना चाहता हूँ जिस पे स्त्रियों के लिए जो स्त्रियों का जो जीवन है उन पर अपराध बहुत कम हो, स्त्रियों का थोड़ा सशक्तिकरण हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को आप भावात्मक निबंध में डाल सकते हैं। इसके बाद शब्द सीमा की बात होती है। शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट जिसे आप कहते हैं। जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं, मैंने आपको आरंभ में भी बताया था कि वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप शब्दों से ज़्यादा शब्दों का ध्यान नहीं देंगे तो आपके जो है अंक वो कम हो जाएंगे। तो यदि 500 शब्दों का निबंध है तो 510-20 तक चलेगा, लेकिन आपको 600-700 शब्द नहीं करने हैं और उसी तरह से कम भी आपको उतने कम नहीं करने हैं। तो और 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि HCS मेंस के जब आप हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे विषयों पर निबंध आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान का जो जीवन में हमारे जीवन में प्रभाव है, नारी की नौकरी और उसका घरेलू जीवन, इस तरह के नारी के साथ जुड़ी हुई उसकी समस्याएं, साहित्य का जीवन पर प्रभाव, पुस्तकों का जीवन पर प्रभाव। और अगर मैं मान लीजिए नरेंद्र मोदी मैं हूँ, यानी मैं नरेंद्र मोदी होता तो मैं क्या करता, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। और इस तरह के पुस्तकों पर आधारित, कंप्यूटर पर, विज्ञान पर आधारित, साहित्य पर आधारित, साहित्य का समाज पर कैसा प्रभाव है, इस तरह के जो निबंध है। साहित्य और समाज काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये कुछ जैसे कि हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य को ही जोड़कर उसके आसपास के क्षेत्रों को आपने अधिक रूप से उसे जोड़ने का प्रयास करना है, उनको आपने देखना है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सभी प्रकार के निबंधों की आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप लिखते हैं तो आप अपनी ग्रामर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि व्याकरण अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका प्रस्तुतिकरण वैसे ही बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा व्याकरण रखते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई किताब, वैसे तो किताब होती है हम सभी के पास, हिंदी किताबें रखिए। आजकल PDFs बहुत सारी होती हैं इंटरनेट पे, आप PDFs देख सकते हैं, उनमें आप पढ़ेंगे। अगर उनका प्रिंट लेके पढ़िए अगर आपके पास किताब नहीं है, और अगर किताब है तो उसको पढ़िए। आप जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका जो व्याकरण है वो मजबूत होता जाएगा। व्याकरण पर ध्यान दीजिए, अपने पेपर के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दीजिए। जैसे आप उस पेपर को लिखेंगे, आप अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी एक तत्व होता है एक अच्छे अंक वाले पेपर के लिए, जिसमें अच्छे अंक आपको मिलते हैं।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए, जो शब्द संबंधित हैं विषय के साथ उन्हीं का प्रयोग कीजिए। और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए ये कुछ निबंध हैं जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रही हूँ। आप ये इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इनके ऊपर आप निबंध बना सकते हैं। इनके ऊपर आप 500 से लेके 1000 शब्दों के बीच का एक निबंध तैयार कर सकते हैं। आप इनमें 500 शब्दों से शुरू कीजिए। आप 500 शब्दों का निबंध लिखिए और उसमें आप प्रस्तावना लिखिए। फिर आप उसके बाद उसका विषय का विस्तार लिखिए, फिर उपसंहार लिखिए और उसी तरह से बीच में दोहे डालिए। तो आपको पता चलेगा कि निबंध को हम किस तरह से एक सूत्रात्मक तरीके से हम लिखकर एक अच्छे निबंध को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रैक्टिस करने के बाद आप ये भेज दीजिए, हम इवैल्यूएट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और इसे हम आपके कोई प्रश्न हैं, आपके कोई सवाल हैं, कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आप HCS मेंस के लिए निबंध को अच्छे से पढ़िए, निबंध के तत्वों को पढ़िए, फिर आप निबंधों को लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ, शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आपका शुरू में ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 टॉपिक्स आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आपसे मिलूँगी एक नया टॉपिक लेकर और हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।